चलिए शुरू करते हैं। अब आगे टीवी का नीचे आए और अपनी माँ से बोली, माँ ग्रंथ भाई के लिए कॉफी बना दो, फिर वह मेरे साथ पार्क जाएंगे। उसने सामने सोफे पर बैठे हर्षद और यामिनी के साथ बैठी अलीशा को भी टेढ़ा मुस्कुरा कर देखा। वही उसकी बात सुनकर हर्षद ने अलीशा को कुछ इशारा किया, जिसका जवाब आलीशान पाल के झपका कर दिया। कुछ देर बाद ग्रंथ नीचे आया तो उसके दादाजी और चरण की वहीं बैठे थे। ग्रंथ को देखकर आलोक जी बोले, हमने यही मुंबई में ही तुम्हारा एडमिशन की बात कर ली है, तो तुम्हें अब दिल्ली में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तब ग्रंथ बोला, जी नहीं, मुझे यहाँ के किसी भी कॉलेज में नहीं पढ़ना है, मैं वहीं पर ठीक हूँ, कम से कम वहाँ पर कोई मुझे फलाने ढिमकाने का बेटा का कर तो नहीं बुलाता। तभी सविता जी, उसकी ताई, उसके लिए काफी ले आई तो वह शांति से कॉफी पीने लगा। उसने आसपास देखा तो उसके चाचा या आप दोनों में से कोई वहां पर नहीं था। वह अस्पताल से आते ही कंपनी चले गए थे। हर्षद यामिनी और अलीशा के साथ वहां से पहले ही चला गया था। काफी खत्म होते ही सिरी के अपने उसके कंधे पर झूल गई तो वह भी उसे लेकर पार्क की तरफ निकल गया। उसके जाते ही चरण जी अपने पापा से बोले, पापा आप क्यों उसे यहाँ रोकना चाहते हैं, जबकि वहाँ दिल्ली में वह बहुत ही अच्छे से एडजस्ट हो गया है, दोस्त बना रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन कल रात को वह पहली बार इतना हंसा होगा, आप देखते तो हैरान रह जाते। तब आलोक जी बोले, क्या दोस्त? तब चरण जी बोले, आप जानते हैं ना हमारे देश की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी कौन सी है? एआर कंपनी, जो अब एआरडी बन चुकी है। उसके ऑन 5 दोस्त है और उनमें से जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहता है ना, अथर्व सूर्यवंशी, उसके बच्चे और वह खुद ग्रंथ के दोस्त बन चुके हैं। उनके बच्चों के साथ ग्रंथ कितना खुश रहता है। और वह अथर्व सूर्यवंशी, वह भी 2 बार मुझे हॉस्पिटल देखने के लिए आए थे। बहुत ही मस्तीखोर मालूम होते हैं। और उनकी बेटी, उसको तो पूछो ही मत, क्या बच्ची है। वही ग्रंथ के चेहरे पर हंसी लाई थी। मेरी तो भगवान से एक ही दुआ है, अगर ग्रंथ की शादी हो तो उसी से हो, बहुत ही प्यारी बच्ची है। मुझे शिकायत कर रही थी कि वह सिगरेट और शराब पीता है, ऐसा लग रहा था जैसे अब ना सही, लेकिन आगे जाकर जरूर ग्रंथ और उसे वह अच्छे कपल बन सकते हैं, और मुझे लगता है कि ग्रंथ को वही सुधार सकती है। चरण जी की बातें सुनकर जहां आलोक जी सच में पड़ गए थे, वहीं उनसे कुछ दूरी पर खड़ी तारा, जो ग्रंथ की दूसरी बीवी यानी ग्रंथ की सौतेली माँ थी, वह आग बबूला होकर सब सुन रही थी। वह वहां से जाते हुए बड़बड़ाने लगी, हूं एक तो इस खानदान की पूरी संपत्ति पर कुंडली मारकर बैठा है, और अब इतने बड़े घर की लड़की को भी फंसे की फिराक में है। भगवान जाने कितनों को हक खाएगा ये लड़का, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। अपने बच्चों का हक में किसी को भी नहीं जीने दूंगी। वहीं दूसरी तरफ ग्रंथ की चाची, जो किचन में खड़ी थी, वह भी सब कुछ सुन चुकी थी। वह मन में बोली, नहीं नहीं नहीं, ग्रंथ की शादी तो मेरी भतीजी काम्या से ही होगी, जिसके जरिए ये पूरी संपत्ति मेरे पास आ जाएगी। मुझे उसे अभी बुला लेना चाहिए। इतना सोचकर उसने तुरंत अपनी भाभी को फोन किया और अपनी भतीजी को कुछ दिनों के लिए राजपूत मेंशन भेजने के लिए कह दिया। तो उसकी भाभी ने झट से उसकी बात मान ली और कल सुबह ही अपनी बेटी को भेज दूंगी का कर फोन कट कर दिया। तब ग्रंथ की चाची बोली, इस घर में ग्रंथ की बीवी बनाकर तो मेरी भतीजी ही आएगी, और मैं जानती हूँ ग्रंथ उससे शादी करने के लिए कैसे तैयार होगा। सब अपनी अपनी प्लानिंग में लगे थे, लेकिन आगे जाकर होने वाला तो वही है जो किस्मत में लिखा है। अथर्व अपनी पूरी पलटन के साथ पार्क में बैठा था। वहां पर आसपास बच्चों के लिए झूले भी लगे हुए थे। अनुषा झूठों की तरफ देख रही थी। तभी अथर्व ने कहा, अगर झूलना है तो झूम लो, जाकर जा। मंगू तू भी साथ में जान। तब अदिति आकृति और अनुषा को लेकर झूले के पास जाकर खड़ी हो गई। वही अथर्व सभी लड़कों से बोला, तुम सब लड़के लोग भी ध्यान रखा करो, अपने आसपास कुछ गलत होता दिखे तो सीधा एक्शन लो, और खुद कुछ गलत करते दिखे तो देख लेना। भले ही तुम लोग हमारे बच्चे हो, सजा देते वक्त यह कोई भी पापा लोग नहीं देखेंगे, और मैं तो ऑन द स्पॉट सजा देने में यकीन रखता हूँ। तब अद्वित बोला, डोंट वरी पापा, हम अपनी स्पेशल वन को छोड़कर सभी गर्ल्स को अपनी बहन ही की नज़र से ही देखेंगे। तब अथर्व ने कहा, कोई है क्या? देखो सब लोग, अगर तुम लोगों का चक्कर हो तो सबसे पहले मुझे बताना, अगर शादी होती नहीं देखी तो मैं तुम्हारी भाग कर शादी करवा दूंगा, जैसे मैंने की थी। तब अद्वित बोला, पापा आप बस रहते हो कि अपने मम्मी को भगाकर उनसे शादी की थी, लेकिन पूरी स्टोरी कभी नहीं बताते, आज बता दो ना। तब अथर्व चुप हो गया। अगर वह उन्हें अपनी और आराध्या की शादी की स्टोरी सुनाता तो उसे मोनिका, उसके बाप और अपना पूरा पास बताना पड़ता। तब अथर्व बात बदलते हुए बोला, फिर किसी दिन बताऊंगा।
वहीं दूसरी तरफ अनुषा झूले पर बैठी झूल रही थी और आकृति उसे झूला झूला रही थी। अदिति फोन में उनकी तस्वीर निकल रही थी, तभी उनके पीछे से आवाज, यार ये तो वही है ना अथर्व सूर्यवंशी उनके साथ देखा, ग्रंथ के दोस्त भी है, कितना हैंडसम है वह लड़का, यामिनी अद्वैत को घूरते हुए बोली। अदिति ने पीछे मुड़कर देखा तो यामिनी और उसके साथ वही लड़की खड़ी थी जिसे उसने ग्रंथ किताब जी के पास अस्पताल में देखा था। वह अथर्व के पास बैठे अद्वैत को ताड़ रही थी, तभी वह अपने बालों पर फूंक मारकर उन्हें उड़ते हुए उन दोनों की तरफ बढ़ गई। अदिति ने यामिनी के सामने चुटकी बजाई तो उसका ध्यान अद्वैत पर से हट गया। यामिनी और अलीशा ने अदिति की तरफ देखा तो वह दोनों को ही ऊपर से नीचे तक घूर रही थी। अदिति यामिनी से बोली, मेरे भाई को पतली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पतली लड़कियों को देखकर वह हमेशा उनका मजाक उड़ाता है और उन्हें कुपोषित कहकर बुलाता है। यामिनी को अदिति पर बहुत गुस्सा आया, तभी हर्षद वहां पर आते हुए बोला है, तुम तो ग्रंथ की दोस्त हो ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब अदिति उसे देखकर हाथ जोड़कर नमस्ते की मुद्रा में आते हुए बोली, नमस्ते ताऊजी। हर्षद ने अदिति को घूर कर देखा और कहा, तुम हर वक्त मजाक कैसे कर सकती हो। तब अदिति बड़े ही एटीट्यूड से अपने बाल पीछे फेंकते हुए बोली, यह टैलेंट है मुझ में बचपन से ही, मेरे पापा ऐसे भी अलग लेवल के कॉमेडियन है। अदिति ने यामिनी और अलीशा को रोक लिया था। वहीं दूसरी तरफ सभी बच्चे अथर्व से बात कर रहे थे। ध्रुवी का ध्यान लड़कियों की तरफ गया तो वह अथर्व से बोल, चाचू वह देखो दिति किसी लड़के से बात कर रही है। लड़का शब्द सुनकर ही अथर्व के कान खड़े हो गए। वह शोर से बोल, क्या लड़के से बात, में उसे मेरी प्लानिंग खराब नहीं करने दूंगा। कौन है वह, चिलगोजा। अथर्व दनदनाते हुए उस तरफ बढ़ते हुए बोला, ये तो देखा देखा सा लग रहा है। सभी लड़के भी गुंडों की माफी उसके पीछे चल रहे थे। अथर्व जल्दी से अदिति और हर्षद के बीच में खड़ा होते हुए बोला, अरे तुम तो वही हो ना मिस्टर राजपूत की औलाद, मतलब बेटे। तब हर्षद मुस्कुराते हुए बोला, जी अंकल, मैं ग्रंथ का बड़ा भाई हूँ। तभी यामिनी बोली, अंकल मैं यामिनी ग्रंथ की बड़ी बहन। तब अथर्व उसे देखकर बोला, बेटा कुछ खा लिया करो, दूर से तुम कंकाल लगती हो। अथर्व की बात सुनकर अद्वैत अथर्व का कंधा पकड़कर हंसने लगा। वही अतिथि भी हंसते हुए इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नजर पार्क के गेट से अंदर आते ग्रंथ और उसके साथ आती है एक लड़की पर पड़ी। तब वह जोर से चिल्लाते हुए बोली है, नशे की दुकान, इधर इधर आ जाओ। वही पार्क के अंदर आते ही ग्रंथ और शिविका के कानों में अदिति की आवाज आई। उन दोनों को जैसे ही समझ आया कि अदिति क्या कह रही है, तब ग्रंथ का मुंह बन गया। वही वका हंसते हुए बोली, भैया ये लड़की कौन है जो आपको नशे की दुकान का रही है। तब ग्रंथ उसे तरफ जाते हुए बोला है, एक बेवकूफ लड़की। ग्रंथ जैसे ही वहां पहुंच सबसे पहले अदिति शिविका से बोली है, क्यूटी पाई तुम इस बेवड़े के साथ क्यों घूम रही हो, इसने जबरदस्त तुम्हें पटाया है ना, जल्दी से इसे ब्रेकअप करो। अदिति की बात सुनकर शिविका अपना मुंह दबाकर ग्रंथ की तरफ देखने लगी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वही ग्रंथ के कानों से तो धुआं ही निकल गया। वह अदिति को करते हुए बोला, दिमाग हमेशा छुट्टी पर रहता है क्या, तुम्हारा बहन है वह मेरी और मैं नशे की दुकान हूँ, बेवड़ा भी हूँ तो तुम भी बेवकूफ की दुकान हो। अदिति ग्रंथ की बात से तमतमाते हुए बोली, पापा देखो यह मुझे बेवकूफ की दुकान का रहा है, आज ही अपनी इस आइटम को तलाक दे दो। अदिति की बात सुनकर जहां सभी लड़के लड़कियां हंस पड़े, वहीं अथर्व और ग्रंथ दोनों एक साथ चिल्लाए, मेरी आइटम नहीं है। तब अथर्व बोला, अदिति मेरी आइटम तो सिर्फ तुम्हारी मम्मी है बेटा। और ग्रंथ के अंदर से एवल बोला, और मेरी आइटम तुम हो। ग्रंथ की बात सुनकर सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वही ग्रंथ में दोनों हाथों से अपना मुंह दबा लिया। सब लोग ग्रंथ को बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहे थे। अदिति ग्रंथ को घूरते हुए बोली, क्या कहा तुमने। तब ग्रंथ बोला, मैंने क्या कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। डीबी आपने कुछ सुना क्या। तब अथर्व ने कहा, नहीं मैं तो कुछ भी नहीं सुना, जिससे भी कुछ सुना है उसके कानों में मेल जमी होगी, बोलो किस किस को कुछ सुनाई दिया। तब सब लोगों ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, हमें भी कुछ सुनाई नहीं दिया। अदिति ने ग्रंथ को घूरकर देखा और अथर्व से कहा, पापा मुझे अभी के अभी आइसक्रीम खानी है। तब ग्रंथ बोला, मैं ले आता हूँ, चलो डीबी मेरे साथ, शिविका तुम इन सब के साथ ही रहना। अथर्व कुछ दूर आते ही ग्रंथ से बोला, तुमने जो कहा मैंने सब सुना था, अगर ऐसा सच में चाहते हो कि मेरी मांगू तुम्हारी डार्लिंग बने तो सबसे पहले दारू और सिगरेट छोड़ दो, फिर तुम उसका दिल जीत सकते हो। तब ग्रंथ बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है, वह सब एविल ने बोला था। तब अथर्व ने कहा, मुझे पता है, मेरी डार्लिंग बीवी को भी मेरे डेविल नहीं पसंद किया था और फिर मैं उसे भगाकर शादी करके हवेली में ले आया, जिससे राकेश ठाकुर की सबसे ज्यादा जली। तब ग्रंथ बोला, तो आप क्या चाहते हो, मैं अब क्या करूं। तब तुरंत अथर्व बोला, सिंपल है, मेरी दिति को पटाओ और पढ़ाई पूरी करके उसे शादी कर लो, कुछ महीने अपने घर में रहना चाहा, वह सबकी अक्ल ठिकाने लगा देगी। जब सबको तुम्हारी अहमियत पता चल जाए तो उसके साथ तुम दिल्ली आकर हमेशा के लिए हमारे साथ रहना, मैंने भी ऐसा ही किया था।
आज 21 साल हो गए हैं, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, बस मेरी दादी और कुछ चाहिए थे लोग हैं इस परिवार में जिनके लिए मैं यहाँ आता रहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ शिविका सब अनजान लोगों के बीच थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई थी। तब अद्वित उससे बोला है, मैं अद्वित ग्रंथ का दोस्त। तब अदिति उसके हाथ पर मारकर बोली, पीछे हट बजा बट्टू। हाय शिविका, मैं अदिति, यह मेरी बहन आकृति और अनुषा तुम्हारा वो नशेड़ी भाई हमारे ही साथ पढ़ता है। तब शिविका अदिति से बोली, आप बहुत क्यूट हो दीदी। तब अदिति बोली, मुझे दीदी नहीं दिति कहकर बुलाओ। तब अद्वित की अदिति के कंधे पर गिरते हुए शिविका से बोला, तुम भी बहुत क्यूट हो शिविका। अद्वित शिविका पर लट्टू हो गया था। ये देखकर ध्रुवी का भय और आहान तीनों ने आपस में खुसर फूसुर करते हुए कहा, लगता है ये भी गया, ग्रंथ भी लगता है दिति पर लुढ़क गया है। अब बस हम ही बचे हैं, हमें भी कोई ढूंढ लेनी चाहिए। हर्षद, यामिनी और अलीशा को नजरअंदाज करके अदिति लोग शिविका को लेकर एक तरफ जाकर बैठ गए। शिविका अद्वित की बल्ब की तरह जलती आंखों को देखकर बार बार सिर नीचे कर लेती है। उसे शर्मा जाती, जिससे अद्वित और भी खुश होता। तभी अतिथि ने एक मुक्का उसकी कमर में दे मारा और कहा, शांति से बैठता है या नहीं, पापा से शिकायत कर दूंगी, अभी वह आएंगे जब। रुक जा तुम। तबीयत अपनी कमर मसलते हुए बोला, मैं तो बस इसका हमारे साथ मन लगा रहा था। हर्षद, अलीशा और यामिनी बुरी तरह से सबसे चिढ़ चुके थे। अलीशा का ग्रंथ से बात करने का प्लान फ्लॉप हो गया था क्योंकि ग्रंथ अथर्व से ही चिपक गया था। वही यामिनी समझ चुकी थी कि अद्वैत शिविका पर लट्टू हो चुका है, इसलिए उसे शिविका से जलन हो रही थी। वही हर्षद भी समझ चुका था कि ग्रंथ अब अलीशा के झांसी में नहीं आने वाला था। दूसरा ग्रंथ अदिति की तरफ खींचा चला जा रहा है, जिसे अदिति अभी समझ नहीं पा रही है। तो ऐसे में उसे अदिति पर चांस मारना चाहिए। अगर अदिति उसके काबू में आ जाए तो वह ग्रंथ को भी काबू कर लेगा और उस प्रॉपर्टी के साथ साथ वह अदिति को भी छीन लेगा। यही सब सोचते हुए वह एक तरफ बेंच पर बैठकर अदिति को देखने लगा। वही अथर्व और ग्रंथ सबके लिए आइसक्रीम ले आए तो सब आइसक्रीम खाने लगे। ग्रंथ में देखा हर्षद बेंच पर बैठा अतिथि को देख रहा है तो वह बिल्कुल अदिति के सामने हर्षद की तरफ पीठ करके बैठ गया, जिससे हर्षद अतिथि को नहीं देख पाया और झुंझलाते हुए वहां से चला गया। यमिनी अद्वैत को करते हुए और अलीशा ग्रंथ को देखते हुए चली गई। कुछ ही देर में शिविका सबके साथ खून मिल गई। अंधेरा होने लगा था, इसलिए अथर्व ने सबको चने के लिए कहा। ग्रंथ शिविका को लेकर चला गया और अथर्व सभी बच्चों के साथ हवेली चला गया। राजपूत मेंशन, रात 8 बजे सब लोग बैठे खाना खा रहे थे। ग्रंथ भी अपने दादाजी के पास वाली चेयर पर बैठा खाना खा रहा था। तभी शिविका ग्रंथ से बोली, भैया आपके दोस्त कितने अच्छे हैं और फनी भी। तब आलोक जी बोले, क्या तुम मिली हो उनसे? तब शिविका बोली, हाँ दादू, शाम को पार्क में मिले थे। आपको पता है दादू भैया की दोस्त है अदिति, वह भैया की एक नहीं चलने देता और इन्हें बेवड़ा और नशे की दुकान कहकर बुलाती है। ग्रंथ ने उसे घूर कर देखा तो वह हंसने लगी। तभी हर्षद की माँ तारा ग्रंथ को ताना मारते हुए बोली, जब ये सच में दारू और सिगरेट पीता है तो लोग तो इस नशेड़ी बोलेंगे ही। ग्रंथ खाना खाते हुए रुक गया। उसने गुस्से से तारा की तरफ देखा और फिर राजीव को घूरते हुए कहा, अपनी बीवी को समझा दीजिए मिस्टर राजपूत कि मुझे ऐसे ताने कसने की जरूरत नहीं है। मैं अगर इन्हें इनकी औकात दिखा दी जो मेरी नजरों में किसी का घर तोड़ने वाली औरत से काम नहीं है, तो फिर इन्हें आपके बच्चों और आपको बुरा लग जाएगा। ग्रंथ की बात सुनकर राजीव, हर्षद, यामिनी और उनकी माँ चारों तिलमिला उठे। तब आलोक जी शक्ति से बोले, सब लोग चुपचाप खाना खाओ। और तारा बहू, तुमसे कहा है ना, मेरे पोते पर ताने कसने का तुम्हें कोई हक नहीं। आलोक जी की बात सुनकर तारा तिल मिलाकर रह गई। उसने अपने पति को घूर कर देखा और किचन में चली गई। फिर वह डिनर खत्म होने तक बाहर नहीं आई। देखकर ग्रंथ के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान बनी रही। डिनर खत्म कर जब ग्रंथ वहां से जाने लगा तब राजीव गुस्से में उससे बोला, दिल्ली में रहकर बदतमीजी का नेक्स्ट लेवल सीख रहे हो, बात करने की अकल कब आएगी तुम्हें? तब ग्रंथ बोला, मैं बदतमीजी ही सही लेकिन आपसे तो बहुत ज्यादा ठीक हूँ जो दो औरतों मत। अब ग्रंथ बोला, मैं बदतमीजी ही सही लेकिन आपसे तो बहुत ज्यादा ठीक हूँ जो दो औरतों में से किसी के साथ भी लॉयल नहीं रह पाया, जो चक्कर किसी और से चलाएं और शादी किसी और से करें और फिर उसे रिश्ते को निभा भी नहीं पाए और फिर दोबारा से बाहर मुंह करने लगे। ग्रंथ की बात सुनकर वहां मौजूद सब लोग सौंग रह गए क्योंकि आज पहली बार था जब उसने अपने आप को ऐसा खतरनाक वाला जवाब दिया था जिसका जवाब राजीव से देते नहीं बन रहा था। तभी हर्षद ने ग्रंथ का कॉलर पकड़ लिया और गुस्से से कहा, अपनी हद में रहो ग्रंथ। तब ग्रंथ ने उसका हाथ पकड़कर
शक्ति से मरोड़ दिया और कहा अपनी हद, मुझे तुमसे एक नाजायज से सीखने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है समझे, और दोबारा ये हाथ मेरे गिरेबान पर आया तो इसे तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगा। इतना कहकर ग्रंथ ने उसे आगे धकेल दिया और वहां से बाहर गार्डन की तरफ निकल गया। ग्रंथ बाहर गार्डन में आया तो उसने अपनी जेब से सिगरेट निकालकर मुंह में रख ली और जैसे ही जलन के लिए लाइटर जलाया तभी उसे अथर्व की बात याद आ गई कि अगर अदिति से शादी करनी है तो शराब और सिगरेट छोड़नी पड़ेगी। उसने सिगरेट निकाल कर उसे तोड़ मरोड़ दिया और नीचे फेंक कर बोला, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे डिबी के साथ रहना है हमेशा। वहीं दूसरी तरफ चरण जी ग्रंथ को समझने के लिए आ रहे थे। उन्होंने जब उसे सिगरेट तोड़कर फेंकते हुए देखा तो वह खुश हो गए, लेकिन दूर होने की वजह से वह उसकी बात सुन नहीं पाए। वह ग्रंथ के पास गए और कहा, तारा के कहने का इतना असर हो गया जो सिगरेट तक फेंक दी। तब ग्रंथ बोला, हूँ उस औरत से मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, वह तो डिबी ने कहा था कि मुझे सिगरेट और दारू छोड़ने पड़ेगी, बस इसीलिए। तब चरण जी बोले, हमारे कहने से तो कभी नहीं छोड़ी तुमने, ये गलत आदत है क्या, वह तुम्हें इतनी पसंद आ गए हैं। तब ग्रंथ बोला, जी वह मेरे आइडल बन चुके हैं और मुझे उनके जैसा ही बनना है। तब चरण जी उसे समझाने लगे कि अपने पापा से ऐसी बात नहीं करते और भी जाने क्या क्या, लेकिन ग्रंथ के मन में अथर्व की सीख चल रही थी कि अगर उसे इन लोगों को उनकी गलतियों का एहसास करवाना है तो उसे ये सब करना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हवेली में भी डिनर के बाद अथर्व सबके साथ टीवी देख रहा था, तभी बीच मूवी के एड आ गई जिससे कृष्ण लीला के सीरियल का प्रोमो आ रहा था। तब अथर्व मीनल जी से बोल, नदी वह जन्माष्टमी का त्योहार भी तो इन्हीं दिनों में आता है, वह कब है। तब मीनल जी बोली, सगाई के अगले दिन है बेटा। तब अथर्व बोला है, फिर इस बार मटकी कौन तोड़ेगा। तब अद्वैत खड़ा होकर बोला, इस बार मैं मटकी तोड़ूंगा, वहां दिल्ली में तो सिक्योरिटी वाले हमारी नाक में दम कर देते हैं पापा, हम उसी दिन शाम को चलेंगे त्योहार मनाकर प्लीज। तब अथर्व बोला, ठीक है, मैं माँ को फोन कर दूंगा कि हम 2 दिन बाद सुबह नहीं शाम को आएंगे, तो वह सारे लड्डू पेड़े खुद बांट देगी। तभी अद्वैत बोला, पापा ग्रंथ को भी यही बुला लेना और उसकी उसे क्यूट सी बहन को भी। तब अदिति बोली, पापा आपको पता है यह उसे बेवड़े की बहन शिविका को कुत्ते की तरह देख रहा था। तब अद्वैत बोला, पापा मैं उसे ऐसे देख रहा था जैसे आप मम्मी को देखते हो और मुझे वह पसंद भी है। अद्वैत अपने लाल टमाटर जैसे गालों के साथ बोला तो अथर्व को छोड़कर सबकी आंखें फैल गई। तभी अथर्व बोला, पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, मैं वादा करता हूँ मेरी होने वाली बहू कहीं नहीं जाएगी और तुम सब भी अपनी अपनी पसंद मुझे बता देना, मैं सबके फेरे पड़वा दूंगा। तभी राकेश अथर्व से बोला, तुम पागल हो गए हो, बच्चे ने कहा, और तुम मान गए। तब अथर्व बोला, वह मेरा बेटा है, उसके दिल की बातें मैं वही पाक में समझ गया था, तो उसके ना कहने पर भी मैं इस बच्चे को उसके लिए चुनता। तब आदित्य बोल, और अगर प्रीतम अंकल इसके लिए नहीं माने तो। तब अथर्व बोला, लिसन मिस्टर आदित्य ठाकुर, वहाँ दिल्ली में जो मेरा परिवार है वह अपने बच्चों की खुशी में खुश रहता है, मैं मेरे बेटे की खुशी में खुश और मेरे पापा मेरी खुशी में खुश, समझे। अथर्व के आदित्य से बात करने के लिए हिस्से को देखकर सभी बच्चे एक दूसरे को देखने लगे और फिर अथर्व को एक बार फिर सबके मन में शक की सुई घूमने लगी। तभी अद्वैत अथर्व से बोल, पापा आप और आयुष फूफा जी की शक्ल इतनी ज्यादा मिलती क्यों है। तब राकेश एकदम से बोल, अब सगे भाइयों के चेहरे नहीं मिलेंगे तो क्या तुम्हारे अक्षत चाचा का चेहरा तुम्हारा बाप से मिलेगा। इतना कहकर राकेश ने अथर्व को मुस्कुरा कर देखा। वही सभी बच्चे आंखें फाड़कर अथर्व को और राकेश को देख रहे थे। अथर्व का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। तभी अदिति बोली, अच्छा तो क्या आयुष फूफा जी मतलब ताऊजी भी प्रीतम दादू के बेटे हैं और दादी ने इन्हीं भी गोद ले लिया था क्या। तभी अथर्व राकेश से बोल, मेरी नजरों में तो आप गिरे हुए हैं, या बच्चों की नजरों में भी गिरना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, अभी मैं इन्हीं सब कुछ सच बता देता हूँ। तभी आराध्या अथर्व को वहां से उठती हुई बोली, अर्थ चलो यहाँ से और तुम सभी जाकर सो जाओ। सभी बच्चे एक दूसरे को देखने लगे। वहीं आराध्या अथर्व को ले जा चुकी थी। सभी बच्चे खड़े हो गए। तभी राकेश बोला, तुम सबको सच जानना है ना, तो मैं तुम सबको बताता हूँ। तभी अदिति राकेश को हाथ दिखाकर उसे घूरते हुए बोली, हमें जो भी जानना है वह हम अपने पापा के मुंह से सुनेंगे, आपकी बातों पर हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अदिति ने कहा कि उसे जो भी जानना होगा वह सब अथर्व के मुंह से सुनेगी, उसे राकेश पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अदिति सबको चलने का बोलकर वहां से चली गई तो सभी लड़कियां उसके पीछे चल दी। वहीं अद्वैत भी सभी लड़कों के साथ चला गया। वहीं राकेश अदिति को घूरते हुए बोला, बिल्कुल अपने आप पर गई है ये लड़की। तभी आयुष राकेश से बोल, पापा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप जानते हैं ना सच आपके खिलाफ है, अगर सबको सच पता चला तो वह आपका चेहरा भी नहीं देखेंगे, सब बच्चे क्या सोचेंगे आपके और माँ के बारे में। तब रंजीत बोला, हाँ भैया क्या पता वह आगे कभी यहाँ आए ही ना। तब राकेश बोला, जब उनका आप यहाँ आने से नहीं बच सकता तो इन्हें भी यहाँ आना होगा।
आराध्या कमरे में अथर्व को समझ रही थी। वह बोली, तुम क्या कर रहे थे अभी? तब अथर्व बोला, तुम्हें यह नहीं देख रहा वह आदमी क्या कर रहा है? आखिर इतने सालों बाद उसे इतनी चल क्यों मच रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तब आराध्या बोली, वह बस तुम्हें उकसा रहे हैं। सच जानने के बाद भले ही बच्चे दिल्ली में रहेंगे, लेकिन उनके मन में यह बात आज ही जाएगी कि प्रीतम पापा उनके सगे दादू नहीं है। कभी ना कभी उनके दिल में वहाँ के लोगों के लिए एक परायापन आ जाएगा। तब अथर्व बोला, लेकिन मेरे बच्चे ऐसे नहीं है और अब मैं उन्हें सच बात कर रहूंगा। इस आदमी को तब तक चैन नहीं आएगा जब तक कि खुद के पोते पोतियों की नजरों में ना गिर जाए। वही मीनल जी ने राकेश को शक्ति से धमकाया कि अथर्व और बच्चों को चैन से हवेली में रहने दे। तब राकेश उतर वहां से चला गया। रोहिणी भी उठकर जाते हुए बोली, मन में इन्हें समझता हूँ, आप चिंता मत करिए। रोहिणी कमरे में आए और राकेश से बोली, आपको क्या हो गया है? आप ये सब क्यों कर रहे हैं? तब राकेश बोला, वह लोग मेरे बेटे को यहाँ से ले गए थे, अब उनके बच्चों के साथ हंसी खुशी रह रहे हैं और मेरा परिवार उनकी राह देखते हैं हर साल की वह कब यहाँ आएगी और कब हमारे घर में रौनक होगी, जबकि वह इसी घर के वारिस है। तब रोहिणी बोली, और हमारे पोते पोतियों को जब सच पता चलेगा तब प्लीज। मैं उनकी आंखों में अपने लिए वह सवाल नहीं देखना चाहती कि एक माँ होकर मैं वह सब क्यों किया, इसलिए मत करिए ऐसा। इतना कहकर वह वॉशरूम में चली गई। अगले दिन सुबह अथर्व उठकर हवेली के हाल में आया तो देखा सोफे पर मोहन जी बैठे हुए थे। राकेश और रंजीत बाहर आदित्य लोगों के साथ कल रात को सगाई में होने वाले तामझाम को लेकर बातचीत कर रहे थे। अथर्व को देखकर आरती ने उसे कॉफी लाकर दी और कहा, अथर्व आलू के पराठे खाओगे या गोभी के? तब अथर्व बोला, अभी के लिए आलू के बना देना, परी मेरे और मेरी मंगू के लिए गोभी के ही पराठे बनाना। तब आरती वहां से चली गई। मोहन जी अथर्व से बोले, अद्वैत गोभी लव नहीं है क्या? तब अथर्व बोला, है ना, लेकिन गोभी मंचूरियन और पकोड़े ज्यादा खाता है वह गोभी के। वैसे आप देख रहे हैं ना अपने नाम के बेटे के लक्षण। मैंने इतने सालों से सिर्फ आपकी रिक्वेस्ट पर ही आज तक किसी भी बच्चे को कुछ नहीं बताया था, लेकिन यह आदमी मुझे बिना मतलब की उंगली कर रहा है, ऐसे कैसे चलेगा? आप ही बताइए। तब मोहन जी बोले, पता नहीं अचानक इस आदमी को क्या हो गया है जो यह वापस से अपनी बेफिजूल हरकतों पर उतर आया है। तुम टेंशन मत लो, मैं उसको मौका मिलते ही समझा दूंगा। तुम सब बच्चों का ध्यान इन सब बातों से लटका दो। तभी आकृति सीढ़ियों से भागते हुए नीचे आई। तब अथर्व उसे डांटते हुए बोला, एनी क्या कर रही होगी? जाओगी और तुम्हारी तरबूज फूट जाएगा। तब भी अदिति भी रेलिंग पर बैठते हुए बोली, पापा मैं ऐसे आ जाओ? तब अथर्व बोला, हाँ आ जाओ, फिर मैं तुम्हें वहीं से नीचे फेंक दूंगा। तब अदिति आराम से नीचे आते हुए बोली, क्या हुआ है आपको? ऐसे चिड़चिड़ क्यों कर रहे हैं? तभी राकेश, आदित्य, आयुष और रंजीत भी वहां आने लगे। तब अथर्व थोड़ा तेज आवाज में बोला, अदिति यह हमारा घर नहीं है, यहाँ तुम बच्चों में से किसी को चोट वोट लग गई तो तुम्हारे तीनों दादू और दादी बवाल मचा देंगे और क्या पता अगली बार से तुम लोगों को यहाँ आने ही ना दे, फिर मैं अकेला ही आया करूंगा। अथर्व ने कनखियों से राकेश को देखकर कहा तो उसका मुंह बिगड़ गया। उसके बाद सब ने नाश्ता किया और सगाई से जुड़ी तैयारी करने लगे। वहीं दूसरी तरफ राजपूत मेंशन में भी सब बैठे नाश्ता कर रहे थे। ग्रंथ की चाची ग्रंथ की तरफ देखकर बोली, ग्रंथ आज तुम फ्री हो क्या? वह मुझे तुमसे कुछ काम था। ग्रंथ ने पहले तो उन्हें घर कर देखा और फिर कहा, जी नहीं, मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ, आपको जो भी काम है कृपया अपने पति या फिर बेटे को कहिए। ग्रंथ की बात सुनकर उसकी चाची का चेहरा तमतमा गया। वहीं अखिल अपनी बीवी से बोला, तुम्हें अगर कोई काम है तो मुझे या फिर वरुण को बोलो ना, किसी और के सामने रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तब उनकी बीवी बोली, जी वह आज मोहिनी आ रही है तो उसे एयरपोर्ट लेने जाना था। मोहिनी शब्द सुनकर ग्रंथ के दिमाग में बचपन की कुछ पुरानी यादें घूम गई, जिसमें मोहिनी छुट्टियों में आती थी और हमेशा उसके और अलीशा के बीच लड़ाई करवाने की कोशिश करती थी और खुद उसे चिपकने की कोशिश करती थी। वही चरणजीत ग्रंथ से बोले, ग्रंथ बेटा तुम वापस दिल्ली कब जा रहे हो? तब सब लोग ग्रंथ की तरफ देखने लगे तो ग्रंथ बिना किसी की तरफ देख बोला, परसों जा रहा हूँ। तब उसकी टाइट सविता जी बोली, पर ग्रंथ परसों तो जन्माष्टमी है, उससे अगले दिन चले जाना। तब ग्रंथ बोला, जी नहीं ताई जी, मैं परसों को ही जाऊंगा, मेरा नाश्ता हो गया, मैं शाम तक आ जाऊंगा। तब आलोक जी बोले, तुम कहाँ जा रहे हो? घर में टिककर नहीं बैठ सकते? तब ग्रंथ बोला, मैं ठाकुर हवेली जा रहा हूँ, दिव्य और मेरे सभी दोस्त वही है तो मैं शाम तक उनके पास ही रहूंगा। तब हर्षद ग्रंथ से बोला, तुम उसे परिवार के इतने करीब क्यों जा रहे हो? कहीं तुम्हारी नजर अब उनकी प्रॉपर्टी पर तो नहीं है ना? तब ग्रंथ ने उसे घर कर देखा और बड़े ही शक्ति से कहा, मेरी नजर छोड़ो, तुम्हारी नजर जहां है ना मैं अच्छे से जानता हूं, और अपनी हरकतों से बाज आ जाओ तुम, वरना मेरे डीबी जो है ना तुम्हारा वह हश्र करेंगे कि तुम्हारा नामो निशान इस धरती से खत्म हो जाएगा।
और यह मैं तुम्हें अपनी आंखों देखा हाल बता रहा हूँ। वह बड़े ही टेढ़े किस्म के आदमी है और उतने ही खतरनाक भी। ग्रंथ की धमकी सुनकर राजीव उससे बोला, अच्छा जब वह इतने ही खतरनाक है तो तुम उनके साथ क्या कर रहे हो और मेरे डीबी से तुम्हारा मतलब क्या है? तब ग्रंथ तिरछी स्माइल उसे देते हुए बोला, मेरे डीबी से मेरा मतलब वही है जो आप समझ रहे हैं। और दादू, मैं आज ही आपसे कह रहा हूँ, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके दिल्ली में ही रहूंगा। यहाँ आने की मेरे पास कोई बड़ी वजह नहीं है। आपसे ताई ताऊजी और शिविका से मिलने आता रहूंगा, तो मुझ पर जबरदस्ती यहाँ रहने का दबाव आगे चलकर ना बनाया जाए। चलता हूँ, बाय। ग्रंथ वहां से जा चुका था, लेकिन पीछे छोड़ गया था डाइनिंग टेबल पर मौजूद सब लोगों को हक्का बक्का। तभी अखिल बोला, यह क्या बोलकर गया अभी? तब हर्षद बोला, मैं बताता हूँ आप सबको। वह जो दिल्ली से उसके दोस्त आए हैं ना, उनमें एक लड़की है अदिति, वह अथर्व सूर्यवंशी की बेटी। इसके बारे में कल रात शिविका बोल रही थी। ग्रंथ उसे लड़की के पीछे है और मुझे लगता है वह उसे शादी करके उनका घर जमाई बनने की फिराक में है। और इस लड़की के लिए वह अभी मुझे धमका कर गया है कि मैं उससे दूर रहूं, क्योंकि वह लड़की मुझे हंसी मजाक कर लेती है। तो इसे लग रहा है वह मुझ में इंटरेस्टेड है और कहीं मेरे करीब आ गई तो इसका प्लान फ्लॉप हो जाएगा। हर्षद की बात सुनकर शिविका तपाक से बोले, भैया आप झूठ क्यों बोल रहे हो? तब राजीव शिविका को डांटे हुए बोला, शिविका तुम भी ग्रंथ की तरह अपने बड़ों की बातों को कटने लगी, यही सीख रहा है ये तुम्हें। और मैं भी देखता हूँ ये कैसे दिल्ली में जाकर रहता है। पापा, क्या आपको नहीं लगता अपने इस लड़के को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है? लगता है मुझे ही मिस्टर सूर्यवंशी से मिलकर बात करनी होगी। तब अखिल बोला, कल आदित्य ठाकुर की बेटी की सगाई है, जिसका इनविटेशन कंपनी और घर दोनों जगह आया है। और ग्रंथ भी तो कह कर गया है, वह ठाकुर हवेली जा रहा है जहां उसके दोस्त रुके हुए हैं। तब चरण जी बोले, हाँ, अथर्व सूर्यवंशी को काफी बार ठाकुर परिवार के साथ सपोर्ट किया गया है, शायद वह उनके रिश्तेदार हो। तब हर्षद बोला, फिर तो हम सबको पार्टी में चलना चाहिए। उसे चाचा जी जो प्रोजेक्ट ठाकुर अंपार के साथ शुरू करना चाहते हैं उसके बारे में भी बातचीत कर सकते हैं। तब चरण जी बोले, मैं नहीं जा सकता और सविता भी नहीं जा पाएगी। तब आलोक जी बोले, मैं अभी नहीं जा सकता, राजीव तुम और अखिल सबको लेकर चले जाना। तब शिविका खुश होते हुए बोली, ठीक है, मैं आज शाम को अपने लिए ड्रेस खरीदने की शॉपिंग मॉल जाऊंगी। तब यामिनी बोली, मैं अभी चलूंगी। तभी उसकी चाची बोली, दोपहर तक मोहिनी भी आ जाएगी तो उसे भी लेकर चली जाना तुम दोनों। तभी यामिनी बोली, ठीक है, मैं अलीशा को भी बोल देता हूँ, उसकी फैमिली को भी तो इनविटेशन आया होगा। ऐसे ही सब लोग कल शाम को सगाई के लिए ठाकुर हवेली जाने की तैयारी में लग गए। वही ग्रंथ ने हवेली के बाहर पहुंचकर अद्वैत को फोन किया तो वह उसे लेने बाहर आ गया। वह दोनों जब वापस हवेली में अंदर गए तो अथर्व आराध्या के साथ लड़ रहा था। वह जोर से बोला, आज तो मैं पिज्जा खाऊंगा, दिति जल्दी से ऑर्डर कर दे। तब आराध्या भी दिति को धमकाते हुए बोली, पापा की चमची, अगर तूने मोबाइल दो फिर दूर नहीं रखा तो देख लेना। वही हवेली के लोग और बच्चा पार्टी एक तरफ बैठे तमाशा देख रहे थे। वही ग्रंथ सारा तमाशा देखकर अद्वैत को देखने लगा तो अद्वैत बोला, मेरे और पापा ने एक मैच खेला जो मैं हार गया और अब पापा इनाम में पिज्जा मांग रहे हैं। उनकी तबीयत खराब हो जाती है तालाब होना और बाहर के खाने से, तो इसलिए मम्मी मना कर रही है, लेकिन मेरा आप बहुत ज्यादा जिद्दी है। तब अदिति जोर से चिल्लाई, खेलो मम्मी, आप ही मेरा फोन रख लो और अपने बीच में मुझे मत घसीटो। तभी उसकी नजर ग्रंथ की तरफ गई और वह जोर से बोली, अरे पापा, आपकी आइटम, मेरा मतलब है नशे की दुकान आ गई, अब तो आप खाना पीना सब भूल जाओगे। अथर्व के साथ साथ सब लोगों ने दरवाजे की तरफ देखा तो अद्वैत के साथ ग्रंथ खड़ा था। तभी अथर्व उछलते हुए उसके पास गया और कहा, मेरा चेला आ गया, अब यह मुझे पिज्जा खिलाएगा। ग्रंथ हक्का बक्का रह गया। तभी अद्वैत हंसते हुए बोले, बेटा तेरी लंका लगाएंगे आज। तभी आराध्या ग्रंथ को घूरते हुए बोली, ग्रंथ। ग्रंथ ने अथर्व को देखा जो उम्मीद भरी नजरों से उसे ही देख रहा था। तब वह आराध्या से बोल, आंटी डीबी को एक पिज्जा तो खाने दीजिए या फिर घर पर बनाकर खिला दीजिए ना। तब अथर्व बोला, हर यहाँ मैं अभी रेसिपी देखता हूँ बस। फिर क्या था, आराध्या, आरती, ध्रुविका तीनों ग्रंथ को घूरने लगी क्योंकि उनका काम फैल गया था। वही अद्वैत ग्रंथ को सब हवेली वालों से मिलने लगा। राकेश उसे बड़े गौर से देख रहा था। आखिर में ग्रंथ को राकेश से मिलते हुए अंकित बोल, ग्रंथ के राकेश दादाजी और रोहिणी दादी। ग्रंथ ने राकेश और रोहिणी दोनों को ही गौर से देखा। तभी अदिति उससे बोली, यह बेवड़े वह दारू नहीं भेजते क्या? वह तुम्हें बारटेंडर लग रहे हैं। तब ग्रंथ अदिति को घूरते हुए बोला, एक और बार मुझे बेवड़ा बोलकर दिखाओ, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। तब अदिति प्यार से बोली, नशेड़ी। तभी ग्रंथ अदिति के पीछे देखकर बोला, आंटी क्या आपको पता है आपकी सुपुत्री अपनी पजामा पार्टी में क्या क्या करती है?
ग्रंथ की बात सुनकर अदिति समिति अनुषा और आकृति दोनों लड़कियों को भी खांसी आ गई। तभी अतिथि बोली, अरे ग्रंथ आओ बैठो, तुम अब तक खड़े क्यों हो, आओ मैं तुम्हारे हाथ फिर तोड़, मेरा मतलब है दबा देती हूँ। आराध्या वहां पर नहीं थी, वह तो कब का किचन में जा चुकी थी, लेकिन फिर भी अदिति को ग्रंथ ने काबू में कर लिया था, जिसे सब लोग हैरान भी हो रहे थे। खैर कुछ ही देर में आराध्या, ध्रुविका और आरती सबके लिए हेल्दी पिज्जा बना कर लाई, जिसमें मेड में भी आटा मिक्स करके नीचे का हिस्सा बनाया हुआ था और चीज बहुत कम और सब्जियां भर भर कर डाली हुई थी। अथर्व और सभी बच्चों का मन खुश हो गया। वहीं ग्रंथ देख रहा था कि अथर्व रोहिणी और राकेश को छोड़कर बाकी सबसे कितने अच्छे से बिहेव कर रहा है। आदित्य, आयुष, अखिल और रंजीत कंपनी गए हुए थे तो वह वहां नहीं थे।